हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एएफएफ प्लेयर स्टेटस कमेटी ने अनवर अली ट्रांसफर सागा में एक हिस्टोरिकल एंड मोन्यूमेंटल वर्डिक्ट सुनाया है, जहां पे उन्होंने अनवर अली के ऊपर 4 मंथ का बैन दिया है, यानी कि वो अब नेक्स्ट 4 मंथ के लिए कोई भी क्लब लेवल का या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उन्होंने वर्डिक्ट में बताया है कि ईस्ट बंगाल एंड दिल्ली एफसी के ऊपर नेक्स्ट 2 जो ट्रांसफर विंडो है उसमें उनके ऊपर प्लेयर रजिस्ट्रेशन करने से बैन लगाया गया है, यानी कि आपकी विंटर एंड समर 2025 की जो ट्रांसफर विंडो है उसमें कोई भी प्लेयर को दिल्ली एफसी या फिर ईस्ट बंगाल साइन नहीं कर पाएगा। एंड तीसरी चीज़, ईस्ट बंगाल, दिल्ली एफसी एंड अनवर अली, इन तीनों को मिलके 12.9 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे मोहन बगान को एज ए कंपनसेशन। तो ये 3 वर्डिक्ट उन्होंने इस पूरे अनवर अली ट्रांसफर सागा में सुनाए हैं, जो कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंटल इसलिए है क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इंडियन फुटबॉल के हिस्ट्री में इससे पहले प्लेयर एंड क्लब के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग लीगल बैटल्स हुए हैं उसमें कभी भी इस तरह का जजमेंट सुनाया गया है। बट इट्स अ राइट जजमेंट, इट्स अ फेयर जजमेंट, बिकॉज यहाँ पे एज पर दी स्पोर्टिंग लॉ ही उन्होंने सुनाया है। किसी के लिए गुड, किसी के लिए बैड हो सकता है, बट इससे आपको पता चलता है कि इंडियन फुटबॉल में जो फुटबॉल ऑपरेशन या फिर इस तरह के मैटर है उसमें क्लब लेवल पे यहाँ पे राइट प्रोफेशनल्स की कमी है। एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेशनल टीम का प्लेयर था, कोई भी प्लेयर होता, इवन रोनाल्डो, मेसी या फिर आपके इवन सुनील छेत्री भी होते, कोई भी अगर प्लेयर या फिर इवन क्लब, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या फिर आपके स्पेन, ब्राज़ील, इवन कोई भी फेडरेशन क्लब अगर यूनिलेटरली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो एज पर दी फीफा स्पोर्टिंग लॉ आपको इसी तरह के फाइन्स को यहाँ पे झेलना पड़ेगा। एंड वो अनवर अली, दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल को पता ही होना चाहिए था जब उन्होंने ये सारा मैस किया तब। एंड इसमें सबसे बड़ा लॉस हुआ है ईस्ट बंगाल का, क्योंकि एक तो आपको प्लेयर 4 महीने खेलने को नहीं मिलेगा, आपको फाइनेंशियल भी इतना बड़ा यहाँ पे लॉस होने वाला है। एंड तीसरा, आप 2 ट्रांसफर विंडो में यहाँ पे कोई प्लेयर साइन नहीं कर पाएंगे। तो भाई ईस्ट बंगाल फैंस जो एएफएफ पीएससी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं या फिर बाकी चीज़ों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको अपने क्लब ऑफिशियल्स 24 नेगोशिएशन में इन्वॉल्व थे अनवर अली की डील में, चाहे वो नीतू सरकार हो, चाहे अमय घोषाल हो, जो भी हो, हुएवर इन्वॉल्व इन दिस होल मैटर, उनसे भाई क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आपने क्लब का इतना नुकसान कैसे कर दिया, आपका कोई क्या पर्सनल बेनिफिट था इसके पीछे। क्योंकि भाई ईस्ट बंगाल ने तो यहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन किया है, उनको भाई इस मैटर में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये उनको सिंपल सा भाई दिल्ली एफसी एंड अनवर अली को बोलना था कि भाई हम आपको साइन ज़रूर कर लेंगे, पहले आप मोहन बगान से एनओसी लेके आओ। तो इन्होंने क्या किया, पहले साइन कर लिया, फिर एनओसी की डिमांड की। तो भाई एज पर दी स्पोर्टिंग लॉ या एज पर दी फीफा लॉ, कोई भी प्लेयर कॉन्ट्रैक्टेड है, चाहे वो लोन पे भी कॉन्ट्रैक्टेड क्यों ना हो, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा का बचा है तो आप उस प्लेयर को अप्रोच नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे आपने अप्रोच कर लिया, साइन कर लिया एंड फिर आप एनओसी की डिमांड कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपको वो ट्रांसफर बैन लगना ही है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन अनवर अली, ईस्ट बंगाल एंड दिल्ली एफसी के लिए है वो है ये पूरे वर्डिक्ट को या फिर इस डिसीजन को वो चैलेंज कर सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो अपील कमेटी है उसमें, जहाँ पे सिर्फ उनको टेम्पररी स्टे मिल सकता है। चांसेस काफ़ी कम है, अगर मिल गया तो यहाँ पे अनवर अली खेल पाएगा, अदरवाइज ये जो डिसीजन है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उनके पास फीफा पीएससी या फिर आपके जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है उसमें जाने का। बट जनरली उसमें भी इस तरह के केसेस में जहाँ पे यूनिलेटरली अनजस्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हो, चाहे वो क्लब हो चाहे प्लेयर हो, तो वहाँ पे फीफा या फिर कास में जनरली जो वर्डिक्ट है वो बढ़ के ही आया है। मान लीजिए कि ये जो अनवर अली को 4 महीने का बैन है वो मिनिमम दिया है पीएससी ने, वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता था, तो अगर फीफा और कास में जाएगा तो वो 6 महीने का हो सकता है। आपका जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो 13 करोड़ से 15 करोड़ हो सकता है। आपका जो 2 ट्रांसफर विंडो का बैन है वो 3 ट्रांसफर विंडो का होगा, तो यही होगा। तो नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या अनवर अली, दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल इस मैटर को आफ्टर अपील कमेटी फीफा एंड कास में लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते। एंड 33 करोड़ रुपए भाई ईस्ट बंगाल ने इन्वेस्ट किए हैं ऑन अ इंडियन प्लेयर अनवर अली, दैट इज द एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड एब्सर्ड अमाउंट। कहीं किसी एंगल से भाई इस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि आप उसके ऊपर 33 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो। एंड आई थिंक इमामी भी पूछेगा भाई इनसे कि भाई हम आपको ये पैसा नहीं देंगे, आपको जहाँ से अरेंज करना वो कर लीजिए भाई, क्योंकि भाई 33 करोड़ रुपए में आपकी एक पूरी टीम खड़ी हो जाती दूसरी, और आप एक प्लेयर के ऊपर, वो भी इतना कोई क्वालिटी प्लेयर नहीं है कि आप ऐसे मतलब 33 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो।
सो दिस इज व्हाट इट इज एंड आई थिंक ईस्ट बंगाल फैंस को इट्स अ हाई टाइम कि अपने क्लब ऑफिशियल से राइट क्वेश्चन पूछे रादर देन ब्लेमिंग अदर पीपल। सो लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। कल जो हैदराबाद में एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्सको की मीटिंग हुई उसके बारे में वहाँ पे 2-3 डिसीजन उन्होंने लिया है जो कि प्रेस में उन्होंने बताया है। सबसे पहला डिसीजन, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है वहाँ पे रिसेंटली एक आर्टिफिशियल टफ वाला फुटबॉल स्टेडियम बना है, तो उसको उन्होंने हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर अनाउंस किया है फॉर दी इंडियन नेशनल टीम। यानी कि जब भी नेशनल टीम को कोई ऐसे ओपोनेंट के सामने ऐसे वेन्यू पे खेलना होगा, जैसे हमने देखा लास्ट ईयर अफगानिस्तान के इसी साल अफगानिस्तान के सामने जब हम सऊदी में वो मैच खेलने गए तो हाई एल्टीट्यूड पे था, तो उस तरह के मैचेस की प्रिपरेशन के लिए एक्लेमेटाइज करने के लिए यहाँ पे जो तवांग में स्टेडियम है उसको इंडियन नेशनल टीम यूज़ करेगी एज अ ट्रेनिंग, ताकि वहाँ पे जाके वो अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज कर पाए। अच्छी चीज़ है, अरुणाचल में ये चीज़ जा रही है तो बढ़िया चीज़ है। बट भाई आप इस तरह की ट्रेनिंग किस तरह के प्लेयर को देते हो जिनको भाई बेसिक ऑफ फुटबॉल आता हो? पहले आप प्लेयरों की बेसिक ऑफ फुटबॉल के ऊपर तो काम कर लीजिए, बाद में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। बट दिस इज़ आवर प्रायोरिटीज एट द मोमेंट। हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है कि अंडर 17 यूथ लीग देना है या फिर अच्छे फॉरेन कोचेस देने हैं या फिर ग्रास रूट कोचेस का लेवल इंप्रूव करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है, ये प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ उन्होंने की है इगोर स्टिमेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेटलमेंट, तो उन्होंने एक्सको एंड फाइनेंशियल कमेटी में ये अप्रूवल ले लिए हैं। जो भी $4 लाख का कंपनसेशन है उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने भी इगोर स्टिमेज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था उनके ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया था उसमें सारे जो फेवरेबल टर्म्स है वो इगोर स्टिमेज के ही फेवर में थे, टर्मिनेशन क्लोज नहीं था। तो इससे डेफिनेटली ये जो $4 लाख का आपको फिर ये लॉस हो रहा है वो उसी के चलते हो रहा है। अगर टर्मिनेशन क्लोज होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली जो भी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में साजी प्रभाकरन और बाकी जो भी इन्वॉल्व थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे ये की गई है कि जो भी एएफएफ का फॉर्मर ऑफिशियल्स थे जो कि अभी एएफएफ में काम नहीं कर रहे और वो अभी भी अगर साफ या फिर एएफसी में अगर एएफएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनको वहाँ से हटाने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। यानी कि बेसिकली अगेन ऑन दी साजी प्रभाकरन, क्योंकि वो अभी भी साफ एंड आपके एएफसी में मेंबर है, तो उनको वहाँ पे हटाने के लिए एएफसी एंड साफ को वो लेटर लिखेंगे। तो ये 3 डिसीजन ये लिए गए हैं। उसके अलावा एक अनदर डिसीजन लिया गया है रिगार्डिंग इंडिया अंडर 20 कि जिनको अब इस सीज़न से आई लीग में खिलाया जाएगा। एंड आप इसको बोल सकते हैं कि बेसिकली इंडियन एरोस जो कि आपका 2 साल पहले बंद हो गया था, यही कल्याण चौबे थे जिन्होंने बंद किया था। एंड 4 महीने पहले यही कल्याण चौबे थे, वो बोल रहे थे कि इंडियन एरोस अब वापस नहीं आएगा, वो खुद ही अब इंडियन एरोस वापस आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि अब सडनली उनको क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया कि अब इंडियन एरोस उनको वापस लाने का यहाँ पे अचानक से आइडिया आ गया। आप दिस इज हाउ यू रनिंग फुटबॉल, 2 साल पहले बंद कर देते हो, अब ये अचानक से स्टार्ट कर दिया। भाई आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो हट जाओ ना भाई, इस तरह से क्यों इंडियन फुटबॉल को बर्बाद कर रहे हो। और भाई इंडियन एरोज इज अ नॉट ऑफ यू कैन से कि परमानेंट सॉल्यूशन, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ही था। आपको परमानेंट सॉल्यूशन है आपकी अंडर 20 लीग। आप इंडियन एरोज से 20 प्लेयर प्रोड्यूस कर पाओगे, अगर आप लीग कराओगे तो 200-300 प्लेयर प्रोड्यूस कर पाओगे। और आप अंडर 20 ये जो टीम है उसको कोच भी रंजन चौधरी जैसा ही दोगे, तो आई लीग खेलने से उसको कोई बेनिफिट वैसे नहीं होगा। अगर ऐसे ही आपको घटिया कोचेस देना है तो फॉरेन कोच दो उसको, तब जाके कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, बट वो नहीं करेंगे। एंड एएफएफ नीड्स टू फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। फुटबॉल डेवलपमेंट का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब्स के ऊपर डालना पड़ेगा। उनको देना है भाई प्रॉपर यूथ लीग्स, ग्रास रूट के कोचेस किस तरह से बेटर तरीके से डेवलप हो पाए, आपके फॉरेन कोचेस दो, आपकी जो अंडर 17, 20, 23 टीम है उसको, ये ज़रूरी है। बट उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंस है। तो दैट इज़ हाउ एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल इज़ रनिंग ऑन। एंड जब तक राइट प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। इट्स अ हाई टाइम कि इंडियन फुटबॉल में वो रीसेट बटन दबाने का टाइम आ चुका है कि जहाँ पे प्रोफेशनल्स को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए रादर देन दिस इडियट्स। टू बी ऑनेस्ट, लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, बता दीजिए। एंड तीसरी बात जो मैं करने वाला हूँ वो भी इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के लिए आगे का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डार्क है, उसी तरह की है। क्योंकि कल एएफसी का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच डे 2 था एंड अगेन उसमें हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिले। इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ड्रॉ कर लिया। पहले मैच में उन्होंने सऊदी अरेबिया के सामने ड्रॉ किया था। नो डाउट इस मैच में 11 में से 10 प्लेयर उनके ऐसे थे जो कि यूरोप की लीग में खेल रहे थे, एक ही प्लेयर इंडोनेशियन लीग में खेल रहा था। बट ऐसा नहीं है कि सारे बाहर के प्लेयर आ जाने से ही उनका इंप्रूवमेंट हो गया है। उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर भी काम किया है,
दूसरा, कुवैत ने भी यहाँ पे जॉर्डन एंड इराक के सामने ड्रॉ किया है। नॉर्थ कोरिया ने कतार के सामने 2-2 से ड्रॉ किया है। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान के सामने कल एक टाइम पे 2-2 से ड्रॉ पे था एंड वहां से फिर वो 3-2 से ही हारे। तो आप देखिए एवरी कंट्री, नॉट ओनली दैट, आप जो एशियन कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं उसमें श्रीलंका ने भी कैम्बोडिया को हरा दिया है। तो वेरी वेरी सुन श्रीलंका भी आपको टेक ओवर करने वाला है। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टू थिंक अबाउट द इंडियन प्लेयर्स डेवलपमेंट की, किस तरह से क्वालिटी प्लेयर यहाँ पे आपके जो सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिससे उस तरह के प्लेयर डेवलप होके निकले। अदरवाइज बहुत जल्द आपको इंडिया टॉप 25 एशियन कंट्री में भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी वी आर एट द 22-23 पोजीशन। आई थिंक अक्टूबर में जैसे इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया अच्छा करेंगे, आप 25 से भी बाहर हो जाओगे। दैट इज़ द रियलिटी। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो उनके जो ओनर्स हैं वो रिसेंटली केरला के जो सीएम हैं उनसे मिले थे एंड सीएम के जो डिस्ट्रेस रिलीफ फंड होता है उसमें 25 लाख उन्होंने यहाँ पे डोनेट किए हैं एंड सीएम को भी यहाँ पे जो इस सीज़न है उसके लिए इन्विटेशन दिया है। उसी के साथ गोल फॉर वायनाड कैंपेन भी केरला ब्लास्टर ने लॉन्च किया है कि जिसके चलते इस सीज़न जितने भी गोल केरला ब्लास्टर स्कोर करेगी, ईच गोल 1 लाख को यहाँ पे गोल फॉर वायनाड के लिए डोनेट करेगी। दैट्स अ गुड थिंग। आप जिस रीजन से आते हो वहाँ की कम्युनिटी के लिए आपका ये एफर्ट दिखना चाहिए। दैट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम केरला ब्लास्टर। लास्ट में बात करते हैं इंटर काशी के बारे में। तो उन्होंने अपकमिंग आई लीग सीजन के लिए 2 फॉरेन प्लेयर की साइनिंग की है। एक है 29 ईयर ओल्ड डोमी बेरलेंगा जो कि स्पेनिश मोरक्कन प्लेयर है एंड अटैकिंग मिडफील्डर विंगर खेल सकते हैं। इंटर एस्केलास से वो लेके आ रहे, स्पेनिश के लोअर डिवीजन में वो खेल रहे थे। एंड दूसरे प्लेयर है अनदर स्पेनियार्ड सेंटर बैक डेविड ह्यूमेनिस, तो उनको भी उन्होंने डन कर दिया है। तो ये 2 साइनिंग इंटर काशी ने अपकमिंग आई लीग सीजन के लिए की है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।